देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू फिनिश कर लिया था। किया था एपिडर्मल टिश्यू के बारे में सब कुछ। यस यस मैम। मैम। एपिडर्मल यस टिश्यू में मैम। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे। सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल के अंदर हम लोगों ने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार ये पढ़ा था। फिर हमने ग्लैंडुलर देखा था। ग्लैंडुलर में हमने देखा था उसको एक्सोग्राइन एंडोग्राइन दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया था उसको? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में हमने डिवाइड किया था। फिर आपका जंक्शंस देखे थे। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, एडहेरिंग जंक्शंस क्या होते हैं, गैप जंक्शंस क्या होते हैं, तीनों के तीनों जंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो चार टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट एपिडर्मल था, एपिडर्मल हम लोगों ने कल फिनिश कर लिया था। सेकेंड आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जैसे देखो नाम से हमको पता चल रहा है, कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन बनाने का काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा कहीं ना कहीं। यस यस मैम। मैम। तो ये आपका आसपास के जो सेल्स होते हैं, आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर एक कनेक्शन डेवलप करने का काम करता है। एपिडर्मल तक बिल्कुल सिंपल था। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को लगता है वो कनेक्टिव टिश्यू वाला ही पार्ट लगता है। तो आप लोगों को भी इसमें ज्यादा डिफिकल्टी ना है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो, ये बोलते हैं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू जो है ना मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला क्वेश्चन यही से आ सकता है कि आउट ऑफ द फोर टिश्यूज कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है। इसी को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है? बिकॉज इसका स्पेसिफिक फंक्शन है लिंक करना या फिर आसपास के टिश्यूज को, आसपास के ऑर्गन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, करके रखना या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये इसका मेन फंक्शन होता है। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास पाए जा सकते हैं। कहाँ से? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू। पहला क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। linking and supporting other organs of the body. They range from soft connective tissue से specialized tissues तक भी पाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा जरा एक बार उसको लिख लो, लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट इसके बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन। तो आपका जो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो होगा इसके पास सेल्स, एक होंगे इसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। किस किस टाइप की हो सकती है इसके पास सेल्स? इसके पास हो सकती हैं आपकी मेसेनकाइमल सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट या फिर मैक्रोफेजेस। ये किसी भी टाइप की सेल इसके अंदर पाई जा सकती है। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है हमें मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स जैसे कि सपोज करना एक सेल होता है ना नॉर्मल हमारे पास, सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे मान लेना ये ऑर्गन्स तो क्या है हमारे पास सेल्स है, और इनके बाहर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। बीच में सेल, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है आपका, ये आपका दो टाइप्स, या तो इसके अंदर फाइबर्स हो सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस हो सकता है। फाइबर्स भी हो सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी हो सकता है। फाइबर्स में जैसे कि आपका कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर या फिर रेटिकुलर फाइबर, कुछ भी हो सकता है। कोलेजन कैसे फाइबर होता है? व्हाइट कलर का फाइबर होता है। इलास्टिन येलो कलर का फाइबर होता है। और रेटिकुलर ही कोलेजन का एक टाइप होता है जो सबसे थिनेस्ट कोलेजन फाइबर होता है, उसको रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, थिनेस्ट कोलेजन फाइबर। और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर कुछ
एसिड्स बने रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड, एड में नाम सुना होगा ना हाइलुरोनिक एसिड। यस मैम। ये वही हाइलुरोनिक एसिड होता है जो हमारे सेल्स के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है। या फिर इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी हो जाता है यहाँ पे। लिख लो इसको जल्दी से। गुंजन आ गई है क्लास में? गुंजन, संध्या है, जी मैम। और पूजा। यस मैम। पूजा भी। ओके, लिख लिया सबने इतना? यस यस अब देखो अब एनसीईआरटी कह रहे। मैम। एनसीईआरटी ने बोला, हमने क्या बोला था कि भाई सिंपल कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज टाइप के हो सकता है। उसके अंदर आपका कार्टिलेज आ सकता है, बोन्स, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, ये सब के सब क्या, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों ने जब वो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, वहां पे भी एक लाइन पढ़ी होगी, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यस मैम। सोचते हैं ब्लड क्या है, लिक्विड है, जबकि ब्लड लिक्विड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सारे कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के हर किसी के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसके किसके बने होता है, कोलेजन या फिर इलास्टिन, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। फाइबर्स कोलेजन हो सकते हैं, इलास्टिन होता है, और अगर थिन कोलेजन होगा उसको रेटिकुलर बोल देंगे। ब्लड के अंदर नहीं होता, तभी तो ब्लड एकदम लिक्विड लिक्विड होता है। और अगर ब्लड के अंदर भी फाइबर्स प्रेजेंट होते तो ब्लड भी एक मैट्रिक्स के जैसे दिखने लग जाता हम लोगों को। इन फाइबर्स का काम क्या होता है, ये फाइबर्स हमारे इन कनेक्टिव टिश्यूज को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्या ब्लड के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? नो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। These cells are also secreted modified polysaccharide। modified polysaccharide मतलब हाइलुरोनिक एसिड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इन्हीं सेल्स के सिक्रेट करता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस की तरह बन जाता है, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस बोल देते हैं। ये भी बता दिया मैंने आपको। अब आता है कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप के हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यूज कैन बी ऑफ 3 टाइप, लिख लो इसको। फर्स्ट होगा आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू को ना शॉर्ट में सीटी लिख लो, समझ जाना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में तो होगा मैट्रिक्स एंड लेस अमाउंट में होगा फाइबर्स। अब देखो फाइबर्स ही क्या करता है, फाइबर्स एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, नहीं प्रोवाइड कराता है? यस मैम। स्टेबिलिटी प्रोवाइड। और अगर फाइबर्स वाला पार्ट कम है, लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बहुत लूज लूज बनेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस, डेंस मतलब गाढ़े कब बनेंगे, जब ज्यादा कौन सा पार्ट होगा, फाइबर वाला होगा, एंड लेस कौन सा होगा, मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंस है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है आपके स्केलेटल या फिर आपका फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है, फ्लूइड में जैसे कि आपका ब्लड, आपका लिम्फ, ये ब्लड और लिम्फ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज इनके अंदर क्या नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव एनी फाइबर्स, इसलिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। अब देखो आगे इन्होंने भी लिखा हुआ है 3 टाइप के। थोड़ा सा हो गया मैम। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स है एंड फाइबर्स क्या है, बहुत लूजली अरेंज है, किसमें, आपके ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। अब लूजली अरेंज है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इनको हमने बोल दिया लूज कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल्स इनके, फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका एरियोलर टिश्यू, सेकेंड एग्जाम्पल आता है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन याद रखना, इट प्रेजेंट beneath
द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ये क्या काम करता है आपकी एपिथेलियम को, बिकॉज स्किन के ऊपर ड्राई सरफेस पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, नहीं होता है Yes. एपिथेलियल टिश्यू, तो वहां पे उसको सपोर्ट देने का काम करता है। इसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है किसी भी टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक सेल होगा और एक उसके अंदर मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा। तो इसके अंदर कौन सी वाली सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट होगी फाइब्रोब्लास्ट, मास्टरिंग फाइब्रोब्लास्ट भी होगी, मास भी होगी, मैक्रोफेज। मास सेल का रोल तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, मैक्रोफेजेस का भी पढ़ा है। तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स है जो फाइबर्स सिक्रीट करती हैं। मैक्रोफेजेस एंड मास सेल्स, मास सेल्स हिस्टामाइन रिलीज करती है, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। पढ़ा है ना ये सब तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। सो आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास 10:30 शिफ्ट हो गई है, अब हम ये चैप्टर आराम से फिनिश कर सकते हैं। एडिपोज टिश्यू is another type of loose connective tissue. पहला loose connective tissue areolar tissue, second loose connective tissue adipose tissue. Areolar beneath the skin present है, एपिथेलियम को सपोर्ट देने का काम करता है। सेल्स कौन सी है, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। एडिपोज जो है आपका, ये भी मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, beneath the स्किन ही प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये फैट को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम जब लेट्स सपोज बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं, वो सारा का सारा तो हम यूज नहीं कर पाते ना एनर्जी में, तो क्या हो जाता है आपका, इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाता है, which are not immediately are converted into fat and stored हो जाते हैं इन्हीं loose connective tissues के अंदर, वो in the form of adipose tissue स्टोर हो जाएगा जाके। तो याद रखना है एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोलते हैं, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है नेक्स्ट, Tissue or fat storing connective tissue, ना? एडिपोज टिश्यू ज्यादा फैट से, लिख लो। लूज के अंदर दो पार्ट है ना, एरियोलर एंड एडिपोज, दोनों की लोकेशन सेम है। Yes, ma'am. और एडिपोज को बोलेंगे फैट Fat connective tissue. स्टोरिंग कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, सपोर्ट टू एपिथेलियम, एपिथेलियम को सपोर्ट देने का काम। सॉर्टेड। Yes, ma'am. अब आगे आ जाओ, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, फाइबर्स होंगे, लेस अमाउंट में मैट्रिक्स होगा। तो इसके अंदर जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट मतलब सेल्स विच सिक्रीट फाइबर्स, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, जिसकी वजह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, मतलब आपके जो फाइबर्स है ना, इसका इन्होंने एग्जाम्पल, ये देखो, ये डायग्राम देखना, फर्स्ट वाला डायग्राम देखो जरा, सेकंड वाला डायग्राम देखो, दोनों के अंदर आप लोगों को ओरिएंटेशन में डिफरेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये जो आपको डार्क कलर से दिख रहा है, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ पे लाइन्स आर द फाइबर्स। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इरेगुलर है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेगुलर एंड Irregular. एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. रेगुलर एंड Irregular. इरेगुलर। रेगुलर का एग्जाम्पल होता है आपका टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम क्या होता है, मैम जो बांध के रखता है, स्ट्रेट रखता है, बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, बोन को कनेक्ट मसल को बांध के रखता है। को मसल से कनेक्ट करता है, और और मैम लिगामेंट मसल मैम बोन टू बोन। बोन को कनेक्ट बोन टू बोन। बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बस ये याद रखो। टेंड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, टेंडन इज अ विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर टेंडन इज अ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट इज अ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? Yes, ma'am. देख लो जरा वही लिखा हुआ है।
ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, रेगुलर, इरेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के अंदर आप देख रहे हैं कि जितने भी कोलेजन फाइबर्स वो एक रोज में प्रेजेंट है, पैरेलली बंडल्स की फॉर्म में अरेंज है। टेंडन्स इसका एग्जांपल है विच अटैच मसल्स टू बोन्स, एंड लिगामेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर वाले का which attach one bone to another one, example of this tissue। अब इरेगुलर की बात करें, इरेगुलर के अंदर भी फाइब्रोब्लास्ट होंगे जो फाइबर्स को रिलीज करेगा, एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली इसके अंदर कोलेजन होता है जिनका ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंटली होता है, पैरेलल नहीं होता। ये टिश्यू कौन सा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, आपकी स्किन की डर्मिस के अंदर पाया जाता है, फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। या फिर आपकी बोन्स की कवरिंग भी बनाता है ये, कवरिंग ऑफ बोन्स। अब ये स्किन के डर्मिस में और कवरिंग ऑफ बोन्स, तो एक टाइप से इसका प्रोटेक्शन का काम हो गया या नहीं हो गया, लेयरिंग करना या फिर कवरिंग बनाना, यस मैम। है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, इसके अंदर मोस्टली कोलेजन होता है, ये याद रखना। एंड इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, लेयरिंग या फिर एक कवरेज प्रोवाइड कराना। क्लियर सबको? यस मैम। एक बार ये ऊपर वाले डायग्राम्स भी देख लो, इसे लास्ट पेज पे तो नहीं देना कुछ। एक बार सारे डायग्राम्स देख लो। ये वाले डायग्राम हमने कर ही लिए थे, इन वाले डायग्राम को देखो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, आपको डायग्राम दे देंगे, डायग्राम देके पूछ देंगे भाई कौन सा यूनिसेलुलर है कौन सा मल्टीसेलुलर है। तो आपको मल्टीसेलुलर के अंदर देख रहे हैं अलग अलग बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है छोटी छोटी। ये देखो, हर एक सेल के अंदर एक एक छोटा छोटा आपको मास गॉबलेट सेल्स दिखाई देंगी। ये देखो, ये यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड है, दिस इज योर मल्टीसेलुलर ग्लैंड। डायग्राम देख के याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। यस मैम। Yes. नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम में इन्होंने मल्टीलेयर दिखाया, ये तो इजीली हम पहचान लेंगे। कंपाउंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के ऊपर, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखना। द नेक्स्ट वन इज दिस वन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मैट्रिक्स वाला पार्ट ज्यादा है और Yes. फाइबर्स वाला पार्ट कम है। तो यहाँ पे फाइबर्स वाला पार्ट ऑब्वियसली हम लोगों को कम दिख रहा है। सेल्स कौन कौन से थे, अब देखो लेबलिंग, अब सेल्स इन्होंने बहुत अजीबोगरीब बना रखे हैं, लेकिन फिर भी हमसे लेबलिंग पूछ ही लेते हैं। तो आपको याद रखना है जनरली पोजीशन के बेसिस पे, जो सबसे नीचे की साइड में आपको दिख रहा है जिसके अंदर छोटे छोटे डॉट डॉट्स दिख रहा है, तो मतलब मास सेल से, बिकॉज मास सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, हिस्टामाइन प्रेजेंट होगा, हिस्टामाइन रिलीज करता है ना वो। एंड फिर आपका कोलेजन फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये होंगे कोलेजन फाइबर्स, बाहर निकल रहे हैं ऐसे, दीज आर द कोलेजन फाइबर। एंड फाइबर्स किससे निकलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट से निकलेंगे। तो जिसके अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है वो आपका फाइब्रोब्लास्ट। ये मैक्रोफेज का काम करता है, जो फेगोसाइटोसिस का काम करता है, एक प्रॉपर शेप नहीं होती उसकी, विच इज नोन एज मैक्रोफेज। और बाकी आपका दिस इज योर प्लाज्मा सेल्स। डायग्राम सेल्स याद रखना है, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज। ये इन्होंने दिया हुआ है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है पूरा का पूरा वो एरिया जहाँ पे आपका फैट स्टोर होगा। इन्हीं के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, अंदर ये बाहर आपकी प्लाज्मा न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो ये पूछ लेंगे आपको लेबलिंग करके लिख देंगे, इसको बोलो ये क्या है, बीच वाला पार्ट बी फैट स्टोरिंग, सी वाला, ऐसे करके लेबलिंग पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट रेगुलर इरेगुलर तो आप आइडेंटिफाई कर ही दोगे। यस मैम। फिर देखते हैं दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट है रेगुलर वाला। अब कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि कार्टिलेज, ये सब क्या है, कार्टिलेज, बोन, दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, तीन चीजें, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। पूरा डिटेल बोन्स का लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ता है, ब्लड का पूरा, ब्लड का अलग से चैप्टर है उसके अंदर अब पढ़ता है। अब जरा एक बार थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में समझ लो। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक सॉलिड एंड प्लायबल मटेरियल है। कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट। प्लायबल का मतलब क्या होता है, प्लायबल हम जिनको हम मोड़ सके,
कार्टिलेज को मोड़ सकते हो? नोज स्ट्रिप, आपकी नोज स्ट्रिप कार्टिलेज है या नहीं है? यस मैम। एग्जैक्टली तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल है या नहीं है? है फ्लेक्सिबिलिटी है, वो प्लायबल है क्योंकि वो आपकी कार्टिलेज से बनी है। तो आपको याद रखना है जो कार्टिलेज होता है सॉलिड और प्लायबल, प्लायबल का मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसकी टिश्यू की सेल्स क्या होती है, इसकी पहली सेल्स, इसको लिख लो थोड़ा सा। मैम नोज कार्टिलेज के अंदर क्या है? कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल और प्लायबल, ठीक है। इसका कंपोजिशन लिखो पहले। कंपोजिशन में आता है इसके पास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिन, जो कि ए वेस्कुलर होता है। इसमें इसके पास प्रेजेंट होते हैं इलास्टिन एंड कोलेजन। इसके पास 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट। देखो ध्यान से समझना इसकी सेल्स के बारे में। कॉन्ड्रोब्लास्ट, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बनाना, केले वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब फॉर्मेशन वाला। तो ये क्या करेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल फॉर्मेशन करेंगे किसका, कार्टिलेज का। कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रियोसाइट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट दोनों के दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रियोक्लास्ट, सी फॉर क्लीवेज, क्लीव करना। कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स क्या होती है ये आपकी, दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स। इनका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज। जल्दी से। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है ना, ये वाले सेल्स आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी समझते हैं, आउटर कॉर्नर्स पे, और यस मैम। इंटरनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इंटरनल स्पेस को हम लेक्यूने बोलते हैं। टिश्यू का जो इंटरनल स्पेस होता है दिस इज नोन एज लेक्यूने। लिख लो जल्दी से सब। मैम जो कॉन्ड्रियोसाइट्स है उनकी ब्रेकडाउन के लिए, कार्टिलेज के ब्रेकडाउन के लिए ये सेल्स है। तो जो कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होता है वो पार्ट्स में कार्टिलेज की ब्रेकडाउन के लिए है या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन कराती है? पार्ट्स को मतलब उनकी जो सेल्स बन रही है ना, देखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट्स एक तरीके से क्या कर रहा है, कार्टिलेज एक टिश्यू है उसकी सेल्स को बनवा रहा है। जितनी ज्यादा सेल्स बनेंगी उतनी कार्टिलेज टिश्यू की ग्रोथ होगी। यस और मैम। कॉन्ड्रियोक्लास्ट से फेगोसाइटिक सेल्स है, उन सेल्स को खा जा रहा है, सेल्स को खा रहा है। इस वजह से ब्रेकडाउन होगा कार्टिलेज का, छोटे छोटे यस। पार्ट्स के लिए तोड़ेगा उसको, उसकी सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। तो मैम एक साइड बन रही है और एक साइड डाइजेस्ट हो रही है। हाँ लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सी नंबर ऑफ सेल्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट का अमाउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लास्ट। अगर बाय चांस बॉडी के अंदर कॉन्ड्रियोक्लास्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो कार्टिलेज आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स को, उनको ना लाइक एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में रखने का काम करता है ताकि ये ज्यादा ग्रो ना कर पाए। ओके मैम। हो गया?
यस मैम। देखो अब क्या क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes आर enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। मतलब हमारा इन सेल्स के थ्रू जो मैट्रिक्स सिक्रीट होता है उन मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसको टर्म क्या दिया मैंने वहां पे? कौन? लेक्यूने। chondrocytes लेक्यूने प्रेजेंट होता है ना। एंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। एम्ब्रियोज के अंदर जो कार्टिलेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो आपका एडल्ट्स में आते आते बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर के जॉइंट्स पे प्रेजेंट हो सकता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड इन एडल्ट, कहीं पे भी जहां पे भी आपकी बॉडी पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब वहां पे आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है। जहां पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है मीन्स वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्लियर कार्टिलेज? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोन्स। जैसे हमारे पास कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल था, ये हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा कैल्शियम रिच होता है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम। चलो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। बी बॉन्ड्स कैसी हैं बॉन्ड्स? हार्ड हार्ड एंड एंड नॉन। नॉन। जैसे ऊपर वाले का कंपोजिशन लिखा था, तभी कंपोजिशन। ऊपर वाले में कंपोजिशन में फाइबर्स में क्या क्या था? इलास्टिक कोलेजन, यहाँ पे सिर्फ कोलेजन, यहाँ पे मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा। ऊपर वाले में मैट्रिक्स था क्या? यस मैम। कॉन्ड्रिल था उसके अंदर। यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के अंदर ओसन प्रोटीन प्रेजेंट होता है या फिर म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो मैट्रिक्स है ना बॉन्ड्स का, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक में आपका ओसिन प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड या फिर फाइबर्स ये सब आ जाएंगे। एक पार्ट होगा इसका इनऑर्गेनिक वाला। इनऑर्गेनिक वाले पार्ट के अंदर आपका आ जाएगा, जैसे कि देखो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक वाला अराउंड होता है 30 से 40% और इनऑर्गेनिक होता है आपका 60 से 70%। इनऑर्गेनिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कुछ आयंस भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट आउट ऑफ द 60 to 70 सिर्फ 10% होता है। दिस इज 85%, मतलब पूरा इनऑर्गेनिक जितना है उस इनऑर्गेनिक का 85% कैल्शियम फॉस्फेट। तो आप आंसर क्या दोगे कि हमारी बॉन्ड सबसे ज्यादा किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है बट वो लेस अमाउंट में होता है। हमारे टीथ किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट चीज कंपोजिशन में फाइबर सेल्स। जैसे कार्टिलेज की सेल्स थी, सेम यहाँ पे भी सेल्स है। वहां पे प्रोटीन का नाम क्या था? कॉन्ड्रिन, यहाँ पे ओसिन। कॉन्ड्रिन का तो टर्म कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट रखा था, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। फंक्शन डिटो सेम है, ब्लास्ट और क्लास्ट। फॉर्मेशन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और ऑस्टियोक्लास्ट फैगोसिटिक सेल से ये रिजॉर्प्शन कराएंगे, रिजॉर्प्शन या ब्रेक डाउन लिखते हैं। एक कंडीशन आप लोगों ने सुनी होगी ऑस्टियोपोरोसिस।
यस मैम। Yes, ma'am. क्या होता है वो? मैम जब हमारी हड्डी कमजोर होने लगती है ना, कैल्शियम की कमी होने लगती है। जनरली ओल्ड एज में होती है ये, यस Yes. मैम। हाँ और मैम। सबसे ज्यादा फीमेल्स के अंदर होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीजन? तो पहले मुझसे चैप्टर पढ़ा है उनको तो पता ही होगा ना। हाँ सामिया, बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, बट हाई क्यों ऐसा होने लग जाता है कि ओल्ड एज आते ही फीमेल्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, सेल्स का, बोन्स डिसॉर्प्शन, ये सब होने लग जाता है। सोचो, देखो, मैम ईस्ट्रोजन नेगेटिव इम्पैक्ट देता है ऑस्टियोब्लास्ट में। हाँ ये क्या होता है ना, आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज इज द सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Yes, हाँ ma'am. मैम। मेनोपॉज के बाद क्या होता है ना, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है, ये आपकी ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या करता है, बिकॉज एस्ट्रोजन क्या है ना, एस्ट्रोजन एक तरीके से ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के अमाउंट को कम करके रखवाता है। जब तक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में रहेगा तब तक ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कभी डेवलप नहीं कर पाएंगी, और अगर ओस्टियोक्लास्ट डेवलप नहीं करेंगी तो इट मीन्स आपकी बोन्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, Yes, ma'am. है ना। हाँ मैम। लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ, अब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो कैसे ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को सप्रेस कर पाएंगे? नहीं सप्रेस कर पाएंगी ना। Yes, ma'am. इसलिए क्या होता है यहाँ पे, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होते ही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, बोन्स रिजॉर्प्शन करेंगे। हाँ मैम। तो आफ्टर मेनोपॉज ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बिकम एक्टिव एंड ये ओस्टियोपोरोसिस करना शुरू कर देगा। है समझ? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आगे देखो अब क्या दिखता है। बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स हार्ड प्लायबल है, ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीनों टाइप के हैं। कोलेजन फाइबर इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है जो बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये मेन टिश्यू है जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। बोन्स जो होते हैं वो आपके सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी के सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। बोन्स की सेल ऑस्टियोसाइट्स अगेन वो भी कहाँ पे, लेक्यूने में प्रेजेंट होंगी। हमारी जो लिम्ब बोन्स है जैसे कि लॉन्ग बोन ऑफ द लेग विज नॉन एज फीमर, फीमर ना, ये एक वेट हाँ बियर, मैम। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेट है वो फीमर ही बियर करके रखती है। ये आपकी स्केलेटल मसल्स के साथ भी इंटरेक्ट करके मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो याद रखना, बोन मैरो क्या होता है, साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइट ऑफ हीमोपोइसिस। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पे क्वेश्चन आ जाता है। मैम लैक्यूने क्या होता है? लेक्यूने बेटा टिश्यू का जो इंटरनल स्पेस होता है ना उसको लेक्यूने बोल देता है, या इंटरनल कैविटी ऑफ अ टिश्यू। ये हमारी बोन है विच इज लॉन्ग बोन, कंसिडर कर लो इसको फीमर। तो फीमर का जो ऊपर वाला ये ब्रॉड वाला पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं एपी, नीचे वाला पार्ट भी एपिफाइसिस होगा, Yes, ma'am. और बीच वाला पार्ट डायाफाइसिस। इसी एपिफाइसिस रीजन के अंदर रेड बोन मैरो फॉर्मेशन होता है, या फिर ऐसे समझो रेड बोन मैरो होता है यहाँ पे, और रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन या ब्लड सेल्स। लाइफ स्पेन 120 days. The process of formation of RBC is known as hemopoiesis. अब यहाँ पे ना दो कैनाल्स होती हैं,
एक होती है हेवर्शियन कैनाल, एक होती है वॉकमेंस कैनाल। मैम इरिथ्रोपोरोसिस पोरोसिस बोलते हैं ना आरबीसी को। एरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रो आरबीसीज का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोसाइट्स होता है आरबी। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, हाँ एरिथ्रोपोइसिस भी बोल सकते हो। एरिथ्रोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी। एपिफाइसिस रीजन के अंदर दो कैनाल्स एब्सेंट होती हैं, हेवर्शियन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल। वॉकमैन कैनाल। इन कैनाल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग उसमें लोकोमोशन वाले चैप्टर में बड़ी लिखते हैं, बट ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एपिफाइसिस में एब्सेंट होती है ना? एपिफाइसिस के अंदर है। ओके मैम। पता वाले डाइफाइसिस में रीजन, होती है ना? डायाफाइसिस में होगी। ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, दिस इज रेड बोन मैरो, और जो बीच वाला हाँ। डायाफाइसिस वाला रीजन होता है, दिस इज नोन एज येलो येलो बोन। बोन। इसके अंदर कैनाल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन भी आता है, हेवर्शियन कैनाल आर फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है हेवर्शियन कैनाल? ऑप्शंस भी दे देंगे, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, बोन्स। सिर्फ बोन लिख के दिया है तो आंसर बोन्स लगा के आना है, ठीक है। ठीक ना? हो गया? यस तो यस मैम। तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर इसके बाद आता है वी हैव ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट ये सारी प्रेजेंट होती है। इट इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो हम उसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करता है। और इसके बारे में प्लेटलेट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब डिटेल में हम लोग ह्यूमन फिजियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। डन? यस मैम। डायग्राम से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के हमें डायग्राम दिए हुए हैं। ए हमारे पास है कौन सा? कार्टिलेज। कार्टिलेज को पहचानने का तरीका, दो आइज बनी रहती है इसके अंदर, ये डायग्राम। नेक्स्ट, सेकेंड वाला क्या है? ये दिस इज योर बोन्स, देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड के पार्ट्स है। डायग्राम अच्छे से देखना, इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड टिश्यू हमारे पास आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर आपकी तीन टाइप की मसल्स आती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। देखो अब क्या लिखता है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स से बनी होती है, जो कि पैरेलली अरेंज होता है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स पैरेलली अरेंज होते हैं। इनके जो फाइबर्स होते हैं वो आपके बहुत फाइन, मतलब बहुत पतले पतले से फाइबर्स होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मायोफाइबर्स। ये पूरा डिटेल में आप लोग मस्कुलर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम इस चैप्टर, बिकॉज टेस्ट में आएगा ये चैप्टर, तो उसको याद रखना। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या होता है? क्लोजली अटैच होता है किससे? आपकी स्केलेटल बोन से। ये वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल पे वर्क करता है। इन्हें टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप्स हो गया, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, हमेशा पैरेलली प्रेजेंट होगा। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू encloses several bundles of muscular fiber। वही डिटेल में इन्होंने बता दिया क्या होता है ना, छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होता है, उसके ऊपर एक लार्ज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब एक टफ जो कवरिंग बना के रखने का काम करता है, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू एक कवरिंग भी देता है, ये बताता है।
देन फिर आपका स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके डायग्राम बेस पे बहुत आता है। देखो पैरेलली अरेंज है, दिस इज योर स्केलेटल मसल, देन दिस इज योर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? इंटरनल कैविटीज में, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स बनाने में हेल्प करता है ये। और आपका कार्डियक सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ हार्ट के अंदर, इसीलिए नाम इसका कार्डियक रखा गया। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, हार्ट सर्जन को बोलते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, दोनों एंड्स इसके पॉइंटेड है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ स्मूथ के। यस मैम। तो क्या बोल रहे हैं? टेपर एट बोथ एंड, दोनों एंड से फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म मतलब फ्यूज्ड है दोनों एंड से। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशन, स्ट्राइशन मतलब वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन दिखाएंगे। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, इनके अंदर सेल जंक्शन जो होता है वो आपस में इनको कनेक्ट करके रखता है। एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टेड टिश्यू शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनका जो वॉल्स होता है इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, जनरली वहां पे प्रेजेंट होता है। इनवॉलेंट्री नेचर होता है, हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में इनका फंक्शन नहीं होता। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट, हम इनको अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करा सकते जैसा कि हम स्केलेटल मसल्स को करा सकते हैं। कार्डियक सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल फाइबर एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। जो दो सेल्स के बीच में जंक्शन होता है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दोनों सेल्स को फ्यूज कर जाती है एंड उसी फ्यूजन से वहां पे प्रेजेंट होती है आपकी कार्डियक मसल्स फाइबर, जिसकी वजह से दो सेल्स आपस में लिंक रहते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। एक यूनिट मतलब एक सेल, अगर बिकॉज बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड है, स्टिक हो गई है एक दूसरे से, अगर एक सेल कनेक्ट करेगी तो बाकी भी सारी सेल, एक हार्ट पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है नहीं करता है, एक साथ रिलैक्स करता है। कोई सेल बाय सेल तो नहीं करता ना, एक सेल ने सिग्नल दिया फिर वो दूसरी सेल के पास गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। एक ग्रुप में कॉन्ट्रैक्शन चलता है, वो किसकी वजह से चलता है? वो इसी की वजह से चलता है बिकॉज सारी सेल्स जो होती है आपस में फ्यूज्ड होती हैं। देखो फ्यूज में भी आप देख रहे हो, दिख रही है नहीं दिख रही है? यहाँ पे फ्यूज एक सेल है, इसके बीच में इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आपस में जंक्शन बना लिया, ये आ गया, इसका ये जंक्शन बन गया, फ्यूज हो गई इसके साथ, ऐसे जंक्शन रिप्रेजेंट है। Then when one cell receive a signal to contract, उसकी neighboring cell भी contraction का ही stimulation produce करेगी। ओवरऑल पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक साथ रिलैक्स करेगा। तो ये तीन याद रखिए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। डन? यस मैम। अब आ जाओ हमारे पास द लास्ट वन टिश्यू वी हैव इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के लिए भी पूरा चैप्टर बना दिया गया है अलग से, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। दीपांशी मैम एक बार बोन के बारे में जो लिखाया था वो वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए। ठीक है दिखवा देंगे साथ मैम। बोन मैरो में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज होती है जो फ्रिक्शनल फिल्म में हमेशा बोन मैरो ट्रांसफर की जाती है? फ्रिक्शनल फिल्म मतलब बोन मैरो ट्रांसफर की जाती है। बोन मैरो में आपने वो सुना है उसका जीन थेरेपी के अंदर हम जो लिम्फोसाइट्स निकालते हैं वो लिम्फोसाइट्स कौन से रीजन से निकालता है? बोन मैरो से ही तो निकालता है। यस मैम। क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही सबसे ज्यादा अमाउंट में आपकी ब्लड सेल्स बन रही होती है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा ग्रो करने की, अपने आप को रीजनरेट कराने की। देखो न्यूरल टिश्यू में आप लोगों को क्या याद रखना है? न्यूरल टिश्यू सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। जो आपकी न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या आते हैं? दीज आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड इनको हम एक्साइटेबल, बिकॉज ये इनको सिग्नल मिलेगा और ये एक्साइट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एक्साइटेबल सेल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपके नर्वस सिस्टम का कौन है? आपके न्यूरल टिश्यूज है, न्यूरल टिश्यूज। इसके अलावा हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर एक और सेल्स होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। मतलब अगर आप बोले कि ऐसे समझ लो इसका अराउंड लेट्स सपोज पूरा नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ना ये आपका अराउंड 50% कंपोजिशन बना के रखती है पूरे नर्वस सिस्टम या पूरे नर्वस न्यूरल टिश्यू का, और रेस्ट पार्ट न्यूरॉन्स होती है। लेकिन फिर भी हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कंसीडर कर रहे हैं?
न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को, जबकि मोर देन 50% तो न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। न्यूरोग्लियल मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल सिस्टम, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, 1/2 से ज्यादा अमाउंट में तो न्यूरोग्लियल सेल्स है। एंड न्यूरोग्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल होती है, ये कोई सिग्नल रिसीव करके एक्साइट नहीं होती। एक्साइटेशन को जो काम है वो सिर्फ न्यूरॉन्स का है, ना कि न्यूरोग्लियल सेल्स का। और हमने पढ़ा है न्यूरॉन सेल्स क्या कभी डिवाइड करती है? नो मैम। से डिवाइड नहीं करती, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड करती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स डिवाइड करती हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब एक न्यूरॉन के अंदर स्टिमुलेशन आया, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ये कैसे डिस्टर्बेंस होता है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इज जनरेटेड विच ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर देता है एक सिग्नल को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर कर देगा। और ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये सिग्नल आपके ब्रेन तक या आपकी स्पाइनल कोड तक पहुंच जाता है। अगेन मैं लिख के दे दिया, चैप्टर 21 में पढ़ो। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। सो हमारा टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीटली फिनिश। मैम इसमें रोज अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग का नहीं पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी ना जैसे हम लोग प्लानर फॉलो कर रहे हैं तो प्लानर के अकॉर्डिंग वो नहीं है। तो ये वाला ना मैं क्या करूंगी, बिकॉज आप लोगों को भी 12th वाले बच्चों को भी पढ़ना है वाला पार्ट, संडे टू संडे इनकी क्लासेस लगा दूंगी मैं। यस मैम। एक संडे में फ्रॉग, एक संडे में अर्थवॉर्म, एक संडे में कॉकरोच, ऐसे करके हम इन वाले तीनों पार्ट्स को फिनिश कर देंगे। और वैसे भी जनरली वाला पार्ट में एंड में इसीलिए पढ़ाती हूँ बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं करते। से कितने क्वेश्चंस आ जाते कॉकरोच से अराउंड मतलब 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, और हैं? फ्रॉग आते ही आते हैं। ये शिक्षिका। मैम आप ना पहली क्लास बायो की लिया करो। एक्चुअली ना वो जो बाकी वाले पार्ट टाइम वाले टीचर्स है ना, उनका थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यूज रहता है, बिकॉज वो टीचर्स कहीं और पे भी एनरोल्ड है। हाँ मैम, एक बार आप बात कर लो ना, पहले आप बायो की लिया करो। इनऑर्गेनिक होती है ना सुबह सुबह, तो नींद आती है। बायो में थोड़ा इंटरेस्ट है तो सुबह सुबह अगर बायो कर लो फिर वो फ्लो बना रहता है। इनऑर्गेनिक तो इतनी अच्छी लगती है, नींद कैसे आती है उसमें? बहुत डिफिकल्ट है। मैम मुझे तो इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक भी नहीं है। फिजिकल मैम प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री कैसी चल रही है शिखा तुम्हारा? मैम बढ़िया चल रही है, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। मोल और कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया, अब सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कराएंगे। और फिजिक्स कैसा चल रहा है? फिजिक्स भी मैम हमारे यूनिट और डायमेंशन वाला मतलब वो करा रहे सर, जावेद सर। बस 1 मिनट रुको, इसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मैम एक बार कल वाली 2 स्लाइड्स दिखा दो, नोट्स वाली। 1 मिनट दिखा। कल तो आई गेस ज्यादा कुछ नहीं लिखा था ना? यस मैम, बट बुक में नहीं खाता ना तो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। किसी ने बोला था बैक स्लाइड दिखा दे। पांचवी बैक स्लाइड कौन से वाली दिखाना है, एक बार मेरे को टॉपिक बता दो। बोन्स वाली। ये वाली? यस मैम। देख लो जल्दी से, दिख रहा है? थोड़ा जूम करो उसको, या फोन से भी स्क्रीन से जूम कर सकते हो। हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है ना? अब पूजा आपको कौन सा वाला दिखाना है? कल वाली 2 स्लाइड्स। कल हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था, दिस वन। यस मैम। लिख लो चलो जल्दी से। ओके शालिनी, आज मैं शेयर कर दूंगी ये वाला भी, और इससे पहले वाला चैप्टर कर दूंगी।
डन मैम। मैम अभी 10 बजे क्लास है फिजिकल की। 10:30 कर दी। 10:30 है। चेक करो वापस से मैसेज, यस मैम। करो जल्दी से इसको सॉल्व। क्या आंसर होगा इसका? हर एक का आंसर मेरे को चैट सेक्शन में चाहिएगा, एवरीवन। या इफ यू वांट हम लोग पोल कर लेते हैं आज। यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर डाल रही हूँ बस मैं, और ऑप्शन डाल रही हूँ ABCD। अच्छा, ऑप्शन सिर्फ में 1 2 3 करके है ना? रुक जाओ भाई, चैट सेक्शन में मत दो। क्वेश्चन 1 चलो। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना। ये ध्यान रखना, आप लोगों का जो आंसर पिक करते हो ना, वो इंडिविजुअली भी पता चल जाता है किसी स्टूडेंट ने कौन सा पिक किया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बोला ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर। हो गया मैम। 1 3 एंड 4, अभी सिर्फ 18 वोट आए हैं मेरे पास, और बच्चे हैं 29। बाकी के बच्चे क्या सोच क्या रहे हो भाई? आंसर करो जल्दी जल्दी। सिर्फ 20, बाकी किस किसने नहीं किया अभी तक वोट? क्वेश्चन 1 का आंसर बहुत सिंपल है, अभी पढ़ा है ये। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है? beneath the skin, biceps या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, walls of blood vessels, एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, अगर कंफ्यूजन है तो पहले एरियोलर पे आ जाओ। एरियोलर जो होता है आपका, एरियोलर क्या काम करता है आपका? beneath the skin प्रेजेंट होता है, विदाउट हाँ एनी डाउट, मैम। है ना? तो इसका तो आंसर क्या होने वाला है? एरियोलर का beneath the skin, मतलब फर्स्ट। डी का डी का 1 होना चाहिए। अब डी का 1 किस किस ऑप्शन में दे रखा है? डी का 1 इन लोगों ने दे रखा है हमको, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या स्केलेटल मसल्स होता है, तो सी का क्या होना हाँ चाहिए? मैम। सेकंड तो सेकंड फिर भी एपिथेलियम वालों सेकंड में होगा। कंफ्यूजन है तो फिर भी सेकंड आना चाहिए। मैम। हाँ मैम। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर बाकी के बच्चे क्या क्लास में सो रहे हैं जो वोट ही नहीं कर रहे? एटलीस्ट चलो अभी आंसर बता दिया, अब तो वोट करो जल्दी जल्दी। आज अटेंडेंस आप लोगों की वोट के बेसिस पे ही लगाऊंगी मैं, ये अटेंडेंस नहीं लगेगी किसी की। सिर्फ क्लास में आके बैठ जाना वो सफिशिएंट नहीं होता है, उससे नीट क्लियर नहीं हो जाएगा आप लोगों का। ये तो फिर ड्रॉप लेके फिर ड्रॉपर बैच ढूंढोगे। ये श्रेया,
बाय मिस्टेक हो गया। ओके, देखो अभी भी बच्चे ने वोट नहीं किया कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज सिक्रीटरी इन नेचर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीटरी इन नेचर, देयर सेल्स आर आइदर ग्लैंडुलर की शेप कैसे, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। सिर्फ दो क्यूबॉइडल। कॉलमनार और क्यूबॉइडल, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉलमनार और क्यूबॉइडल ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। अब एक बच्चे ने फर्स्ट भी लगाया है, दो ने थर्ड भी लगाया है और एक ने फोर्थ भी लगाया है। एनसीईआरटी ओपन करो और वापस से चेक करो, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है ये। सिर्फ 16 बच्चों ने सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4, टेंडन्स एंड लिगामेंट किसके एग्जांपल है? रेगुलर कनेक्टिव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यस मैम। हाँ मैम। इसमें भी बच्चों ने गलतियां की हैं, दो बच्चों ने सेकंड लगा दिया है, तीन बच्चों ने थर्ड लगा दिया है। भाई डेंस इरेगुलर, इरेगुलर का एग्जांपल क्या था? टेंडम एंड लिगामेंट। इरेगुलर मैम बोन की कवरिंग। बोन्स की कवरिंग वगैरह बना रहा था ना इरेगुलर वाला पार्ट। तो हाँ मैम। रेगुलर था टेंडन और लिगामेंट, रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा मैम, मेरे को लगा आप रेगुलर का पूछ रहे हो। क्या? यस मैम। सिर्फ 24 बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, बाकी सब सो रहे हैं। मैम मेरे को 12 मार्क्स 3 सही गए। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके ऑप्शंस ऊपर है, इसका मैं पोल जनरेट कर दे। मैम ऑप्शन दिखा दो। एक सेकेंड अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। डायग्राम दे दिया देखो, कॉमनली कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स हम इनको बोलते हैं, या फिर क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स, यूनिन्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री इन नेचर। मैम डी हो गई। क्या बताना है मैम इसमें? इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। किसका डायग्राम है पहली चीज तो ये बताओ मेरे को। हम स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। कार्डियक है स्केलेटन भाई, कार्डियक कार्डियक एनवल में कनेक्शन था, यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, फ्यूज्ड है सिर्फ। तो स्केलेटल है, और स्केलेटल स्ट्राइटेड होती है नहीं होती है? होती है। हाँ ये ऑप्शन तो सही है बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। आगे देखो, क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल बोन्स, ये मैम ये भी। यूनिन्यूक्लिएटेड या इनवॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री तो होती, वॉलेंट्री वॉलंटरी होती है। होता है मैम ये। ए सही था आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना। ए सही था तो वन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डी भी सही है तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, सी या डी? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। हाँ मैम। हाँ। ऑप्शन कौन सा बचा? डी, इनवॉलेंट्री नेचर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 तो हो गया ना? हाँ 3 हो यस गया, मैम। फोर्थ भी हो गया है, फिफ्थ बारह करो। ग्लियल सेल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस। ग्लियल। अब आप बोलोगे मैम ग्लियल कौन सी, वो न्यूरो ग्लियल की बात कर रहा है, कंफ्यूज करने के हाँ लिए ग्लियल मैम। लिख दिया है। यस मैम। सिंपल सा नर्वस टिश्यू। सिक्स वाला देखो, ये दो आंखें, दो आंखें किसके अंदर होती हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज सेल फ्रॉम टू साइड्स। इसमें ए ऑप्शन क्या है ये? कार्टिलेज में कौन सी सेल्स होंगी? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन वन होगा इसका, तो सिंपल है। यस मैम। Yes, हाँ। करो, ट्वेल्थ करो, दोनों के पोल्स में जनरेट कर रही हूँ, 7 एंड 12।
सबका आंसर चाहिएगा मेरे को? हाँ, आंसर लिख द करेक्ट मैच ऑफ द एनिमल टिश्यू विद देयर फंक्शंस। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है? डकलेस डक्टलेस होती है। कौन सा ऑप्शन होगा? मैम सी होगा। मैच बताना है यहाँ पे तो। डक्टलेस होती है ना ये? यस मैम। स्लाइवा, स्लाइवा कौन सिक्रीट करता है? डक्टेड ग्लैंड सिक्रीट करती है ना स्लाइवा तो? यस डक्टेड। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन होता है, फैट को Yes, ma'am. स्टोर करता। सेकंड में इनकरेक्ट। कंपाउंड एपिथेलियम लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन Yes, sir, का। यस मैम। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्शन का काम करता है ना, कनेक्टिंग लिंक। तो करेक्ट विल बी थर्ड। अभी तक 7th क्वेश्चन में कितने वोट आए हैं? 18 वोट आए हैं। 18 में से 11 बच्चों ने थर्ड ऑप्शन पिक किया है, 3 बच्चों ने फर्स्ट समझ में आ गया फर्स्ट क्यों गलत है। सेकंड समझ में आ गया रेलर टिश्यू स्टोर को फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू थे बच्चों को। 2 बच्चों ने फोर्थ भी समझ में आ गया, फोर्थ भी गलत है। 13 कौन से वाला? 12 वाला। कोलेजन फाइबर बंडल्स आर अरेंज रेगुलरली इन विच ऑफ द, किसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है? थर्ड कनेक्टिव टिश्यू में, या फिर टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, या फिर टिश्यू दैट अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। स्केलेटल मसल्स को बोन से कौन अटैच करता है? टेंडन। टेंडन कैसा है? रेगुलर है ना? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और फ्लूइड वाला तो स्पेशलाइज था, उसके अंदर तो फाइबर्स होते ही नहीं, फिर रेगुलर क्या हो गया उसके अंदर? टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, स्किन के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो एरियोलर या फिर एडिपोज, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर रेगुलर इरेगुलर कुछ नहीं होता। इनवॉलेंट्री मसल्स, उसके अंदर भी फाइबर्स का नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। See, यस हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 13। अभी तक मैंने शो भी नहीं किया था 8 क्वेश्चन और बच्चों ने पहले से मार्क करने शुरू कर दिए। ऐसे कैसे भाई? Exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. सबसे ज्यादा responsiveness। मैम 13 वाला क्वेश्चन एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। A function A कोई फंक्शन है। फंक्शन ऑफ A epithelium is to move particles और mucus in a specific direction। क्या है? एक कोई एपिथेलियम है, इसमें से क्यूबोइडल एपिथेलियम हो सकता है, सिलिएटेड। इसका काम क्या है? पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। और मेनली ये होलो ऑर्गन्स के इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है। कौन सा? पार्टिकल्स को मूव कराना एक स्पेशल पार्टिकल में, एक स्पेशल डायरेक्शन में, फेलोपियन ट्यूब जैसे। आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था जैसे। सीलिया का काम होता है ना यस मैम। सिलिएटेड। और सीलियास कहाँ पे होता है? ब्रोंचल। ब्रोंकियल्स में होता है। Fallopian नेफ्रॉन tube के अंदर नहीं होते, स्टमक के अंदर नहीं होते, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होते। और वही सिलिएटेड है। सिलिएटेड एपिथेलियम एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराना। या फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी सीलिया ओर्स की तरह वर्क करता है। ओर्स जैसे वो नाव में चप्पू होता है उसकी जैसे वर्क करता है। खुद भी बॉडी भी मूव करती है, सराउंडिंग मीडियम को भी मूव कराते हैं। एग्जैक्टली लाइन थी ना। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। हम कौन से क्वेश्चन 13 का? 13 का सेकंड। ओके। 9th वाला देखो। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका मुस्कान?
8 मैम 13 का 13 का yes, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन होगा नंबर सेकंड 13 मैम का ये second। कौन सा? देखो क्योंकि बोला है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए आपका सीरिया तो वर्क किया। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही बताओ इसका आंसर, इसका पोल नहीं जनरेट किया मैंने। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1 कार्डियक मसल्स टिश्यू व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी नेबरिंग सेल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सही है, अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट हाँ। पढ़ के आए हैं। यस मैम स्टेटमेंट बी इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज एक यूनिट की तरह उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हाँ है। मैम दोनों Yes, ma'am. स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। सबके अंदर होता है बट एक के अंदर नहीं होता। मैम सेकंड बॉन्ड कौन सा? ब्लड। ब्लड हाँ ब्लड, ब्लड के अंदर थोड़ी ना था फाइबर्स। एग्जैक्टली बताया था, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। यस मैम क्वेश्चन नंबर 11 read the statement given below with respect to cell junctions. Tight junction लीकेज को प्रिवेंट करता है। yes, Facilitate the cell to communicate. yes, ma'am. With respect to cell junctions में statement given below ठीक है। gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm with adjoining cells। plasmid स्मेटा वाला बता के समझाया था। adhering rapid transfer of adhering ध्यान से सुनना adhering मैम transfer इसके of हाँ मैम ये गलत है। गलत है ना? यस मैम अभी इन्होंने ऊपर नहीं पूछा करेक्ट बताना इनकरेक्ट बताना है। आगे देखो सेल जंक्शन है प्रेजेंट इन ऑल एपिथेलियम टिश्यू। क्या सारी एपिथेलियम टिश्यू के अंदर सेल जंक्शन था? नहीं था। नॉ इंटरसेलुलर, बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था, मतलब बहुत इंटरसेलुलर। हाँ मैम तो कौन सा इनकरेक्ट है? सी और डी COD. करेक्ट। आगे समझ। यस मैम 13 भी हो गया हमारा, 12 भी हो गया, 14 करो, 14 15 मैम 4 है इसका। How many of the below given features belong to smooth muscles? Smooth muscles से कौन कौन? Smooth muscle fusiform, multinucleated, involuntary, no striation, attached to skeletal bonds. Skeletal bonds से तो attach होती नहीं। Fusiform होती है, हाँ Yes. मैम multinucleated होती है, यस मैम involuntary होती है, यस यस मैम
नॉन स्ट्राइशन ये भी Yes, होता है। हाँ मैम मैम सी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस जनरेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन स्विफ्टली ट्रांसफर सेकंड एक सेल बॉडी से डेंड्राइट में, मतलब ये वाला टॉपिक आपको वैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा, समझ पाए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन 16 which of the following is a correct pairing of an animal tissue and its location? मैम इसका और ऑप्शन दिखा दो मैम। आंसर ऑप्शन आई गेस आगे पेश करूंगी, एक बार मैच कर लो ना पहले यहाँ पे, करेक्ट बताना है। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो ए हमारे पास करेक्ट मैच है, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या यूनिसेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर है, नो मैम मल्टी सेलुलर। तो ये तो करेक्ट नहीं है, मसल टिश्यू है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए सी और डी। डी। देखो जरा, ए सी और डी, ये रहे आगे भी। ए सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन जल्दी से करो, फिर 10:30 आपकी क्लास है एंड यू नीड एटलीस्ट 10 मिनट्स का तो ब्रेक चाहिए क्लास के बाद दूसरी क्लास। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, करना चाहो मैं कर लो, unless you can take screenshot, but next class मिस मत करना। goblet cell, टिश्यू एग्जैक्टली, टिश्यू नहीं है गॉबलेट सेल, बिकॉज वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना। यस Yes, मैम। ma'am. All the given options are constituents of areolar tissue except फोर्थ chondrocytes, chondrocytes. Very good. 19 इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैम एनसीईआरटी रीडिंग। मैम ए ऑप्शन का पैलेबल होता इंडोसेलुलर मैट्रिक्स सॉलिड एंड फ्लायबल, कार्टिलेज तो ये फ्लायबल। ऑप्शन नहीं मिलता। है मैम। 20 the kind of epithelium which cover the dry surface beneath the skin of the skin का dry surface कौन, compound, कंपाउंड वाला, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन थी ना, कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द हाँ, स्किन। यस मैम। चलो फिर इसका मतलब ये वाला चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया। अभी 20 अगस्त वाले टेस्ट के लिए बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके चलना, ड्रॉपर वाले बच्चे, और Yes, बाकी जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी टेस्ट देना चाहते हैं, बट उनके लिए तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी आएगा क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़े हैं। मैम तो ये आयो तो कर लेंगे मैम, और फिर वो केमिस्ट्री और मैम कौन से physics। चैप्टर आएंगे उसमें? क्या क्या क्वेश्चन, मैम उसमें कौन चैप्टर्स आएंगे 20 वाले टेस्ट में? पूरा जेनेटिक्स आएगा, पूरा बायोटेक्नोलॉजी आएगा, पूरा सेल बायोलॉजी आएगा। मैम रहने दो, हम बाद में दे मैम हो देंगे। जाएगा। अगर हो जाएगा मैं लिंक शेयर कर दूंगी, 20 अगस्त में होगा ये टेस्ट। मैम जेनेटिक्स तो पढ़ी रखा है, बायोटेक भी, हाँ पूरा जेनेटिक्स आपने पढ़ रखा है, बायोटेक भी पढ़ रखा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी और सेल बायोलॉजी भी तो है। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है, सिर्फ बायो है उसमें। नहीं, सारे में भेज दो आप लोगों के ग्रुप चेक कर मैम लेना। आ गया। बोलो इशिका। मैम भूल गई क्या पूछने वाली थी। कोई नहीं, बाद में पूछ लेना। चलो अपना ना केमिस्ट्री क्लास के लिए बोलो तो। हाँ मैम कल याद आ गया।